नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे रिजल्ट्स जेई पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर जाऊंगा और मैं एक बात कंसीडर कर रहा हूं कि आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th का है वो आपको उसकी जानकारी है। तो आइए करें स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आयोटा इज डिनोटेड बाय लेटर आई और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा का स्क्वायर हमें पता है होता है -1। आयोटा की पावर 4 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल आंसर देगा कितना 1। अगर आयोटा की बड़ी पावर खोलनी है, सपोज कीजिए आयोटा की पावर 1137, तो हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। इसको लिखोगे आयोटा की पावर 1136 इंटू आयोटा। ये 4 का मल्टीपल इसलिए है क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 से कट रहे हैं। तो इसका तो आंसर आ गया 1 इंटू आयोटा, आंसर आया आयोटा। आयोटा क्यूब जहां भी नजर आए इसका आंसर होता है माइनस आयोटा। कारण ये कि आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं और आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमें बहुत नजर आएगा। जैसे ही नजर आए इमीडिएटली लिखा करें 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बहुत नजर आएगा। जैसे ही नजर आए इमीडिएटली लिखा करें -2 आयोटा। अब सिंपल इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका रेलेवेंस क्या है? सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 102। तो फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने कहा था कि 1 प्लस आयोटा बहुत नजर आता है, 1 माइनस आयोटा बहुत नजर आता है। तो हमें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर सोचना चाहिए। तो हम ये पावर्स को एडजस्ट करते हैं। यहाँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ऊपर 51 आ गया और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ऊपर 51 आ गया। अब भाई 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना है 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना -2 आयोटा। ऑड पावर में से ये माइनस बाहर आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। यू आर गेटिंग दिस नाउ। एक स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं इस तरह से डिलीवर कर रहा हूं कि जो भी आपको रिजल्ट सिखाए जा रहे हैं एक नोटबुक लीजिए, उन पे नोट डाउन करते जाइए। उनकी एप्लीकेशंस ये हमने सीखनी है। जेई बहुत नजदीक है, तो चलिए करें आगे प्रोसीड। अब स्टूडेंट्स आयोटा की 4 इकट्ठी पावर्स का सम, कंसेक्टिव पावर्स का सम हमेशा 0 होता है। आयोटा n प्लस आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3, इसका सम हमेशा 0 होता है। मान लीजिए एक प्रश्न लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 102 आयोटा रेज टू द पावर k। तो करें सिंप्लीफाई इसको। देखिए समेशन चल रहा है k के ऊपर और k चल रहा है 1 से लेके 102 तक। तो ये कितना बना आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस एंड सो ऑन आयोटा 100 प्लस आयोटा 101 प्लस आयोटा 102। अब भाई हम जानते हैं कि आयोटा की 4 इकट्ठी पावर्स का सम 0 होता है। अगर 4 का 0 है तो 8 का भी 0 है, 12 का भी 0 है, मतलब 4 के मल्टीपल जो हैं उनका जो सम है वो हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब 100 पावर्स का सम भी 0 हो गया। तो ये तो हो गई खत्म। बच गया हमारे पास आयोटा 101 प्लस आयोटा 102। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि 4 के मल्टीपल में तोड़ा करें। इसको लिखो आयोटा 100 इंटू आयोटा 1, आयोटा 100 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा 100 हो गया 1, ये रह गया आयोटा, आयोटा 100 हो गया 1, ये रह गया आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1। ये इस सवाल का आ गया आंसर। यू आर गेटिंग दिस नाउ। एक कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि कहा जाए कि प्रोडक्ट, बड़ा पाई लिखा हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट है। के चल रहा है 1 से लेके से 50 तक। आयोटा रेज टू द पावर k इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y।
और डिमांड की हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो चलाते हैं बात। देखिए इस बार ही पाई है मतलब प्रोडक्ट है, तो k पहले गया 1 तो आयोटा 1 हो गया, पाई का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, k गया 2, k गया 3, ऐसे चलते चलते लास्ट k की वेरिएशन कितनी है 50। तो ये बन गया। अब स्टूडेंट्स बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो गई ऐड, तो ये बना 1 प्लस 2 प्लस 50। कौन सी सीरीज है ये, एपी सीरीज। एपी की 50 टर्म्स हैं तो इसका सम क्या हो गया 50/2 पहला प्लस आखिरी, और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया आयोटा 25 इंटू 51, तो x प्लस आयोटा y, यू आर गेटिंग दिस। इसको जरा आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 51 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 5 आ गया या 25 आ गया या 2 आ गया या 10 आ गया, ये कितना बना 1275 x प्लस आयोटा y। अब भाई आयोटा की बड़ी पावर्स को कैसे खोलते हैं, 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो कितना आएगा आयोटा रेस टू दी पावर 1272, 72 4 से कटेगा ना, इनटू आयोटा क्यूब। ये तो हो गया हमारे पास 1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो यहां से x आ गया आपके पास 0 के इक्वल और y आ गया कितना -1 के इक्वल। तो ये तो बेसिक बातें थी आयोटा की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल हो गया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट 0 हो, जैसे 0 + 6 आयोटा, इसका रियल पार्ट 0 है, ठीक होगी बात। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स्ड कब कहलाता है, जब ना तो उसका रियल पार्ट 0 हो ना ही उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, 3 + 2 आयोटा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप। अब बातें और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको +1 की जानकारी, क्लास 11th की जानकारी बेसिक होनी चाहिए, फिर भी मैं क्विकली आपको मेमोराइज करा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, अगर z हमें दिया है a + आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे, ये जो इमेजिनरी पार्ट का है इसका साइन चेंज कर देते थे, a - आयोटा b आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z a + आयोटा b है तो मॉड कैसे निकालते थे, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आ गया याद आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, इफ z इज प्योरली रियल, तो z और उसका जो कॉन्जुगेट है वो दोनों सेम होंगे। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि कोई आदमी प्योरली रियल है तो उसमें आयोटा तो है नहीं ना, आयोटा वाली चीज। तो जैसे 6 का कॉन्जुगेट भी 6, तब वो और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो दोनों सेम होंगे। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तब वो और उसके कॉन्जुगेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में हमेशा माइनस का फर्क होगा। ठीक होगी ना बात, छोटी छोटी बातें हैं। अब स्टूडेंट्स कमिंग ऑन टू दी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो आंसर आता है 2 रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड, z - z कॉन्जुगेट, आंसर आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
थर्ड, दो बारी कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। फोर्थ, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इसको ऐसे याद करिए कि प्लस में जो कॉन्जुगेट है वो बट जाता है, ऐसे ही माइनस में कॉन्जुगेट बट जाता है, मल्टीप्लाई में भी कॉन्जुगेट बट जाता है, और डिवाइड में भी कॉन्जुगेट बट जाता है। जो मॉड है, मॉड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ही बटता है। Z1 इंटू Z2 का मॉड इज सेम एज Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, और 9 नंबर, Z1 ओवर Z2 का मॉड इज सेम एज Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड। 10 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, mod of z square it is equal to z into z conjugate। मॉड को खोलने के लिए स्क्वायरिंग, जैसे वेक्टर्स में मॉड को खोलने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड का स्क्वायर z into z कॉन्जुगेट। 11 नंबर, z की पावर n का मॉड इज सेम एज मॉड z की पावर n। इसको ऐसे याद करिए कि पावर जो है वो मॉड में से बाहर आ जाती है, इसी प्रकार से पावर जो है वो कॉन्जुगेट में से भी बाहर आ जाती है। z की पावर n का कॉन्जुगेट इज सेम एज z कॉन्जुगेट की पावर n। 13th, मॉड माइनस को खा जाता है, या मॉड में से माइनस गायब हो जाता है, मॉड कॉन्जुगेट को भी खा जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। z कॉन्जुगेट का मॉड इज सेम एज मॉड ऑफ z। 15 नंबर, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा मॉड z से छोटा या बराबर, माइनस मॉड z से बड़ा या बराबर। 16 नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा मॉड से छोटा और माइनस मॉड से बड़ा। यू आर गेटिंग दिस। और जैसा नया सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस आया, उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी उन्होंने कहा है कि वो रिमूव कर दी गई है, फिर भी आप उसको पढ़ लीजिए, क्या पता किस वक्त कोई चीज काम आ जाए। तो 17 नंबर, प्लस में अगर कॉन्जुगेट बांटना है, और सॉरी प्लस में अगर मॉड्यूलस बांटना है, जैसे मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तो ये जो बटा हुआ मॉड है ये हमेशा बड़ा होगा इकट्ठे मॉड से। और 18 नंबर, Z1 माइनस Z2 का मॉड, माइनस में अगर मॉड बांटना है, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, इसका भी मॉड, तो ये जो इकट्ठे वाली चीज है ये हमेशा बड़ी होती है। ये दो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं इनको, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। और रिड्यूस सिलेबस में वहां पे मेंशन है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज रिमूव कर दी गई हैं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक प्रश्न करें हम जरा, सपोज करिए स्टूडेंट्स, भाई मॉड ऑफ Z1 हमें दिया है 2, मॉड ऑफ Z2 हमें दिया है 3, और मॉड ऑफ Z3 हमें दिया है 4, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड हमें दिया है 5। तो डिमांड क्या है? द डिमांड इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 इंटू Z2 Z3 प्लस 9 इंटू Z3 Z1 प्लस 16 इंटू Z1 Z2 का मॉड, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं जरा इसको छोटा कर दूं। देखिए, सिमेट्री ढूंढनी है आपने, क्यों चीजें दी गई हैं, कहां इनका रेलेवेंस है। एक तो मॉड प्लस में बांट नहीं सकते,
ऊपर से ये 4, 9 और 16 कुछ कह रहे हैं। देखिए ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्क्वायर किया जा रहा है। वैसे भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पता हो पर कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी ना हो तो हमेशा स्क्वायरिंग करते हैं। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो मॉड z1 स्क्वायर 4 आ गया, और हमें पता है मॉड z1 स्क्वायर होता है z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, दिस इज 4। सेम प्रोसेस अगर आप यहां लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 9, और सेम प्रोसेस आप यहां लगाइए तो आपके पास आ जाएगा z3 इंटू z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 16। एक काम कीजिए, ये 4, 9 और 16 की जगह आप वो जो वैल्यूज है 4 की जगह आपने z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट भर दिया, 9 की जगह आपने z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट भर दिया, 16 की जगह आपने z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट भर दिया। तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, z1 z2 z3 कॉमन आ रहा है, और बचेगा हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन क्रिएट कर दी है। हम जानते हैं जो मॉड होता है वो मल्टीप्लिकेशन पर बट जाता है, तो ये बना मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 इंटू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, और ये कॉन्जुगेट देखिए प्लस में बट जाता है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक होगी बात। अब भाई मॉड ऑफ z1 आपको 2 दिया है, मॉड ऑफ z2 3 दिया है, ये मॉड ऑफ z3 हमें 4 दिया है, और हम जानते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है वो मॉड में से गायब हो जाता है, तो ये आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3। अब भाई 4 तिया 12 दूनी 24, और ये भी हमें दिया हुआ है 5, तो ये 100 और 20 120 इस सवाल का क्या आ गया आंसर। तो बात समझ गए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। एक और प्रश्न देखिए, सपोज कीजिए कि z1 ओवर z2 प्योरली इमेजिनरी है, z1 ओवर z2 प्योरली इमेजिनरी है, और पूछा जाए कि बताइए 2z1 माइनस 3z2 डिवाइडेड बाय 2z1 प्लस 3z2 का मॉड कितना। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने ये जो बात है इसको पकड़ के चलते हैं कि z1 ओवर z2 कह रहा है मैं प्योरली इमेजिनरी हूं। अगर प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब इसका आंसर आयोटा इंटू समथिंग है, जहां पे ये समथिंग एक रियल नंबर हो गया। यहां से z1 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा के z2। एक काम कीजिए, ये जो डिमांड थी इसमें z1 की जगह आप आयोटा के इंटू z2 भर दीजिए। तो आइए z1 की जगह आयोटा के इंटू z2, z1 की जगह आयोटा के इंटू z2, ऊपर से नीचे से z2 कॉमन लेके काट दें तो हमारे पास क्या बचा, 2 आयोटा के माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के प्लस 3। अब भाई हम जानते हैं कि मॉड जो होता है वो डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, ऊपर वाले का मॉड अलग नीचे वाले का मॉड अलग। मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 9 प्लस 4 के स्क्वायर आ गया, मॉड हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया कितना 1। सो यू आर गेटिंग दिस बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रश्न, ठीक है ना, नॉट सो बिग डीड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, which is students cube roots of unity। हाँ, जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी होती है 1, 1 का क्यूब रूट स्टूडेंट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां पे ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आल्टा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2।
सो 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये, और कुछ बेसिक रिजल्ट्स होते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा 0 होता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 इंटू ओमेगा क्यूब विच कम्स आउट एज ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच कम्स आउट एज ओमेगा क्यूब, इसका आंसर हमेशा आएगा 1। तो जैसे हमने कहा था कि आयोटा की बड़ी पावर्स को खोलने के लिए 4 के मल्टीपल में तोड़ो, ऐसे ही ओमेगा की बड़ी पावर्स को खोलने के लिए 3 के मल्टीपल में तोड़ो। फॉर एग्जांपल ओमेगा रेज़ टू द पावर 97 है, तो आप 3 के मल्टीपल में तोड़िए, ओमेगा 96 इंटू ओमेगा 96 3 का मल्टीपल है, ये 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक होगी बात। और कुछ बातें जो इसमें नोट करने वाली हैं वो आप देखिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए। रिजल्ट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स, ये तो सीधा ही है, एक्स की जगह माइनस एक्स भरेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो आएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने याद रखने, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट इक्वेशंस हैं। अब कुछ रिजल्ट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर देखिए, सम वेरी यूजफुल रिजल्ट्स। -1 प्लस आयोटा रूट 3, जहां भी नजर आए सीधा लिखें 2 ओमेगा। -1 माइनस आयोटा रूट 3, जहां नजर आए सीधा लिखें 2 ओमेगा स्क्वायर। आयोटा प्लस अंडर रूट 3 कहीं नजर आए 2 ओमेगा बाय आयोटा लिखे। आयोटा माइनस अंडर रूट 3 नजर आए 2 ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा लिखें। ठीक होगी बात। आगे स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का आंसर या तो 2 होगा या -1 होगा। 2 तब होगा जब n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ p, where p is an integer, और -1 होगा when n is otherwise, n is not the multiple of 3, यानी कभी ओमेगा 7 प्लस 1 बाय ओमेगा 7, सीधा आंसर लिखिए -1। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो ओमेगा की बड़ी पावर तोड़नी है तो 3 के मल्टीपल में तोड़ो, ओमेगा 6 बाहर फेंक दीजिए, रह गया ओमेगा 6 बाहर फेंक दिया, रह गया ओमेगा। ये 1 को आप लिख लीजिए कितना, ओमेगा क्यूब। 1 को लिख लिया ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक होगी बात। वो रिजल्ट्स जो मैंने पढ़ाए वो दोबारा लिखूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना था, 0। इसके दो के कॉम्बिनेशन, कभी किसी प्रश्न में 1 प्लस ओमेगा नजर आ रहा है तो आपके मन में आना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है तो आपके मन में आना चाहिए माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आए तो आपके मन में आना चाहिए -1। ठीक होगी बात। तो ये कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। अब कमिंग ऑन टू सम मोर यूजफुल रिजल्ट्स, देखिए ओमेगा का मॉड 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड 1 है, आयोटा का मॉड 1 है। कुछ और बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक होगी ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक रिजल्ट्स, ये जो अंडर रूट ए बी होता है इसको आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, सर्ड्स का प्रिंसिपल, मैथ्स का प्रिंसिपल है, ये तभी लिख सकते हैं जब ए और बी में से कम एक आदमी पॉजिटिव है। यू कैन राइट दिस इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है तब मत बांट दीजिएगा, नहीं तो अटपटी सी बात हो जाएगी। और जब आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है तब कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े छोटे एक दूसरे से नहीं, मतलब ऑर्डर्ड रिलेशन नहीं होल्ड करता। अगर आप कहें 3 + 2 आयोटा बड़ा के 90 + 70 आयोटा, तो कोई बड़ा कोई छोटा किसी से नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में
अगर आयोटा इन्वॉल्व है सिर्फ इक्वालिटी का रिलेशन ही होल्ड करेगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया आर्गन प्लेन पे, ये भी बात आपने क्लास 11 में सीखी है। आर्गन प्लेन जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है वैसे आर्गन प्लेन है। ये हमारा रियल एक्सिस, इस पे रियल नंबर रियल पार्ट प्लॉट होता है। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, इस पर इमेजिनरी पार्ट प्लॉट होता है। और ये हमारा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 0 + 0 आयोटा। तो सपोज कीजिए से 3 + 4 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट कितना है स्टूडेंट्स? रियल पार्ट इसका 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4 है। तो रियल पार्ट हम देखें कहां आएगा, 1 2 3, यहां आ गया। इमेजिनरी पार्ट 1 2 3 एंड 4। तो ये आ गया मेरे पास एक पॉइंट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये येलो डॉट रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर Z को। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। सो क्या शिक्षा हुई कि आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट, और अगर आप इस पॉइंट को 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ दें तो जो लाइन बनी है वो लाइन की जो लंबाई है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, 9 + 16 यानी 5। ये लंबाई 5 है। वैसे भी आप डिस्टेंस फार्मूला देखें 0 0 और 3 4 में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 5 आ रहा है। और ये जो लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये जो लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहलाया। आर्ग्यूमेंट ARGZ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रीटेड एज वेक्टर्स। हम वेक्टर के साथ इसको रिलेट करेंगे क्योंकि बहुत कुछ वेक्टर्स के साथ जैसा ही लगता है। तो अब से जैसा मैंने कहा कि आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया किसने, एक पॉइंट ने, तो वो पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z। पर अब से हम बोला करेंगे वेक्टर Z। वेक्टर Z कहने का क्या मतलब कि जिस पॉइंट ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है उस पॉइंट को 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ दो। ये जो वेक्टर है ये है हमारा Z वेक्टर। ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है ना, डोंट यू थिंक वेक्टर वगैरह है यहां पे, पर ट्रीट किया जा रहा है। वेक्टर से बहुत ताल्लुकात बिठाएंगे हम इसके, ठीक है ना। वेक्टर Z तो इसका मॉड Z, और इस वेक्टर ने जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाया ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, आर्ग्यूमेंट। ठीक होगी ना बात? तो आपके मन में आ रहा होगा सर आर्ग्यूमेंट तो कितने हो सकते हैं? यस बिल्कुल, ये भी तो एंगल है। एक गोल चक्कर काट के फिर वापस आ जाइए, ये भी एंगल है। यहां से काट के यहां पे आ जाइए, ये भी एंगल है। तो क्या शिक्षा मिली कि आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता, आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक। हाँ, इसमें से जिसका लीस्ट मॉडुलस है, द आर्गुमेंट हुज मॉडुलस इज लीस्ट, वो आर्गुमेंट कहलाया गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने निकालना है। तो चलिए करें प्रोसीड। तो स्टूडेंट्स हम सीधा थ्योरी पे ही आते हैं। से Z is x plus iota y and we have to find its principal argument। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने कुछ स्टेप्स नोट करने हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो पता लगाइए कि Z इज इन विच क्वाड्रेंट, Z कौन से क्वाड्रेंट में है, वो कैसे पता लगाएंगे? आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का निशान पढ़ के, यहां पे रियल पार्ट x है, देख लीजिएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट यहां पे y है, देख लीजिएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फिर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का निशान पढ़ के, जैसे इस खाने में, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव है, और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक होगी बात। ये पहला वाला निशान जो है वो रियल पार्ट का, दूसरा निशान इमेजिनरी पार्ट का। तो सबसे पहले पता लगाइएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा निकालिएगा। अल्फा क्या है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। फिर तीसरा स्टेप और जो फाइनल स्टेप है कि अगर Z इज इन नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर Z पहले खाने में है तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट Z which I supposed as theta is same as alpha। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में है तब प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज पाई माइनस अल्फा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में है तब प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे खाने में है तब प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस अल्फा के बराबर। एक करें एग्जांपल जिससे आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, पीए लिखा है मैंने, किसका, मान लीजिए -√3 + 1 आयोटा का। तो फटाफट करते हैं हम। देखिए यहां पे रियल पार्ट कितना है आपके पास, रियल पार्ट है आपके पास -√3 जो कि एक नेगेटिव चीज है। इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास 1 जो कि एक पॉजिटिव चीज है। भाई रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब Z दूसरे खाने में है। अब मैंने क्या कहा था आपको, अल्फा निकालिएगा। अल्फा क्या था, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट -√3 है, मॉड माइनस को खा गया, ये कितना आया tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 tan कितना होता है 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया π/6। अल्फा आ गया π/6। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जो रिजल्टिंग है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z, वो क्या था, सेकंड खाने में था, वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल। तो पाई माइनस π/6 which comes out as 5π/6। So this is the method to find principal argument of the complex number. You are getting this. Now students, proceeding to the next part which is polar form of the complex number. Polar form या Euler form कहते हैं। पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहते हैं कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पे r क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, और जो थीटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है जी। और इट इज गुड हैबिट टू राइट द प्रिंसिपल, टेक द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने आपको अभी निकालना सिखाया। यानी क्या कह रही है पोलर या यूलर फॉर्म, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम पिछली वाली एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं। तो चलिए, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ, write the polar form of -√3 + 1 आयोटा। तो भाई सबसे पहले तो आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालिएगा। नाउ Z इज इक्वल टू -√3 + 1 आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट हमने क्या निकाला था, आर्ग्यूमेंट Z विच वॉज थीटा, वो कितना था 5π/6। और इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए, मॉड है इसका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, जो कि बना -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि 1 है उसका स्क्वायर, ये आ गया √4 विच कम्स आउट एज 2। तो भाई इसकी पोलर फॉर्म, देयरफॉर द पोलर फॉर्म इज Z इक्वल टू R जो है वो मॉड्यूलस के इक्वल है। R इज 2 cos थीटा, थीटा इज 5π/6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, थीटा इज 5π/6। ये पोलर फॉर्म आ गई। आप इसको खोलिएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा हो जाएगा, -√3 + 1 आयोटा। ठीक होगी ना बात। तो पोलर फॉर्म भी हमने सीख ली। अब एक यूलर नोटेशंस हैं स्टूडेंट्स, यूलर नोटेशंस। ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको कहा गया ई आयोटा थीटा, या कई लोग इसको सिस थीटा भी कहते हैं। कई लोग क्या, सारे लोग कहते हैं सिस थीटा, कॉस का सी, आयोटा का आई, एस साइन का एस। ठीक है जी। और अगर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा,
तो बट ऑफ कोर्स ई माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। कैसे? ये यहाँ पे कॉस के साथ माइनस थीटा डाल दीजिए, ये माइनस जो है वो साइन के अंदर दे दीजिए, तो थीटे की जगह माइनस थीटा हो गया। ठीक हो गया ना? तो ये क्या बन गया? सिस ऑफ माइनस थीटा। तो हमने पोलर फॉर्म सीखी, यूलर की नोटेशन सीखी। कुछ रिजल्ट्स देखिए जरा, कुछ रिजल्ट्स भाई। 2 cos थीटा इज ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा। 2 आयोटा साइन थीटा हो गया ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा। ये जो ई आयोटा थीटास हैं इनका जो मॉड है वो 1 है। क्यों? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मॉड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट विच कम्स आउट एज 1। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यू आर गेटिंग दिस। अब स्टूडेंट्स हमने पोलर फॉर्म सीख ली। कुछ रिजल्ट्स देखिए आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर। देखिए आर्गुमेंट के कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो लॉग के जैसे बिहेव करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज सेम एज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 and argument of z raised to the power n is same as n times argument of z। इसको ऐसे याद करिए, मल्टीप्लिकेशन में आर्ग्यूमेंट को बांटेंगे बीच बीच में प्लस हो जाएगा, डिवीजन पर बांटोगे तो बीच में माइनस हो जाएगा और पावर आर्ग्यूमेंट से जंप करती है। ठीक होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको जनरलाइज करते हैं और एन रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर भी बात पड़ी हो, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं एन रूट्स ऑफ यूनिटी। एन रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी 1 था, 1 की पावर 1 बाय n स्टूडेंट्स, 1 की पावर 1 बाय n। याद रखिए इसका आंसर आएगा अल्फा की पावर k, जहां पे ये जो k है ये चलेगा 0 1 2 से लेके एकम तक, पावर n है तो n माइनस 1 तक, और अल्फा की जो वैल्यू है वो है e आयोटा 2 पाई बाय n। इसको चलाना सीखे जरा। मान लीजिए 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, तो एक प्रश्न लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि कहा जाए कि फाइंड 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी निकालिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 की पावर 1 बाय 4 निकालनी है, बस ऊपर आपने भरना ही है। आंसर अल्फा की पावर k है और k चलेगा कहां से कहां तक? 0 से लेके n माइनस 1 तक। यहां पे n 4 है तो 0 से लेके 3 तक चला, और अल्फा की वैल्यू कितनी? e आयोटा 2 पाई बाय n, तो यहां पे कितनी होगी? e आयोटा 2 पाई बाय 4, जो कि बना e आयोटा पाई बाय 2। ठीक होगी बात? और स्टूडेंट्स e आयोटा पाई बाय 2 को आप यूलर नोटेशन से खोलेंगे तो ये cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 हो गया, और cos 90 0 साइन 90 1, तो ये तो अल्फा आ गया हमारे पास आयोटा। तो भाई 4 रूट्स ऑफ यूनिटी तो आपके पास आ गए। क्या थे वो? अल्फा की बार k, मतलब अल्फा की बार 0, अल्फा की बार 1, अल्फा की बार 2, अल्फा की बार 3, क्योंकि k चल रहा था 0 1 2 3 तक। अल्फा की बार 0 1 होगी, अल्फा हमारे पास आयोटा है, अल्फा हमारे पास आयोटा है, अल्फा हमारे पास आयोटा है, तो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए 1 आयोटा माइनस 1, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ये आ गए 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। आप कोई भी रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, बस आपको बात जो दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, 1 की बार 1 बाय n, अल्फा की बार k के इक्वल, k चल रहा है 0 से लेके n माइनस 1 तक, और अल्फा की वैल्यू e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। और कुछ और बातें कि जो n रूट्स ऑफ यूनिटी का सम है वो हमेशा 0 आता है। n रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे हमारे पास? अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2,
से लेके अल्फा n-1 तक इनका सम हमेशा 0 होता है और n रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1 तक वो प्रोडक्ट आता है -1 की पावर n-1 के इक्वल। यानी 4 रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी वो प्रोडक्ट हो गया। बस आपने इसमें n की जगह 4 भर देना है, -1 की पावर 4 -1 का क्यूब -1 आ गया। ज्यादा वेरीफाई करना है तो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आए थे आपके? 1 आयोटा माइनस आयोटा 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, इनको जरा मल्टीप्लाई करिए अगर आपने वेरीफाई करना है। 1 था, -1 था, माइनस आयोटा था, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। ठीक होगी बात। और इनका सम करेंगे तो वो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कट गया, वो कितना आ गया? 0। तो ये है जी n रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर बातचीत। समझ गए बात? अब बढ़ते हैं हम और आगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है आर्गन प्लेन की स्पेसिफिकली या ज्योमेट्री, जिससे अक्सर स्टूडेंट घबराते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जिससे हमें डर ना लगे और प्रश्न भी बने हमारे। तो देखिए कुछ बातें, जब कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मॉड करें तो ये क्या आता है, जो पॉइंट Z1 और पॉइंट Z2 है उसके बीच का डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2। ठीक होगी बात। कुछ लोकस की बातें करें, अगर मॉड Z इक्वल टू K दिया गया है, यहां पे K एक कांस्टेंट है, तो Z का क्या लोकस होगा? Z का लोकस क्या होगा? सर्कल। Z का लोकस होगा सर्कल। क्यों? ये क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि Z माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू K। इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट Z और पॉइंट 0 के बीच का डिस्टेंस हमेशा K है, तो इसका ऐसा ही मतलब हुआ ना। पॉइंट 0 मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z ऐसे चल रहा है कि ये जो दूरी है ये हमेशा K रह रही है, तो इसका मतलब Z ने चल चल के क्या बनाना है? एक सर्कल। तो इसका मतलब Z का लोकस होगा जी सर्कल, जिसका सेंटर होगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर और रेडियस होगा K। Z का लोकस होगा जी सर्कल, जिसका सेंटर होगा जी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर और रेडियस होगा K। तो इस बात को हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर कहीं दिया हो Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू K, वेयर Z1 एंड K आर कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड, तो लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल। क्योंकि Z कह रहा है मेरी दूरी Z1 से हमेशा K है, तो Z का लोकस क्या होगा? सर्कल, जिसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा जी पॉइंट Z1 और रेडियस क्या होगा? K। रेडियस होगा K। बात समझ गए हैं? अब सपोज कीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा और थीटा हमारे पास फिक्स्ड है, तब Z का लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ Z, भाई Z का आर्ग्यूमेंट मान लीजिए ये Z है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या बना? Z को 0 के साथ जोड़ दें, तो ये आर्गुमेंट फिक्स्ड है, सपोज कीजिए 30 डिग्री है, तो Z यहां पे चलाते जाइए तब 30 डिग्री रहेगा। इसका मतलब Z ने चल चल के क्या बनानी है? स्ट्रेट लाइन। तो लोकस ऑफ Z इज स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहे हैं? लोकस ऑफ Z इज अ स्ट्रेट लाइन, या रे कह दें इसको, क्योंकि इस तरफ ही जा सकती है। ठीक है ना? अब और स्पेसिफिकली बातें करें, कुछ कहीं ऐसा दिया हो कि Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू K, तब यहां पे Z1 एंड Z2 एंड K फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो Z का जो लोकस है, Z का लोकस वो है जी इलिप्स, जिसके फोकाई Z1 एंड Z2 हैं, और जो K है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। K इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन है ये, P
PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a, और जो मेजर एक्सिस है वो फोकस के बीच की दूरी से हमेशा बड़ा होता है, एंड k इज बिगर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो सवाल आपको डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे ही, कईयों को ये मुश्किल प्रतीत हो रहा है तो इसको ऐसे देखिए, कभी ऐसी शक्ल नजर आए तो ये इलिप्स है। ये इलिप्स कब बनेगी, वो k की रेंज पूछेंगे, k को आपने क्या कर देना, ग्रेटर देन z1 माइनस z2 का मॉड कर देना, इनइक्वालिटी से खेलना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर एक बार ये देखिए, अगर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ z 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 15 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, तो z का लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर z माइनस z1 का मॉड k है तो z का लोकस क्या है, सर्कल जिसका सेंटर z1 है और रेडियस k है, ठीक होगी बात। और चौथा पॉइंट जी, z माइनस z1 का मॉड z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k, तब z का लोकस हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन है, जिसका फोकाई z1 एंड z2 है, और k जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कभी आपको ऐसी चीज दी जाए और कहा जाए ये हाइपरबोला है तो k की रेंज निकालिए, तो k जो होगा वो क्या होगा, इट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मॉड ऑफ लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। यहां से हम इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए k की हैसियत निकाल लेंगे। तो कुछ फाइनल पॉइंट्स है, आप याद कीजिए, जिससे दिक्कत महसूस नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि ये लेक्चर एक फास्ट पेस पे बनाया गया हुआ है, डिटेल्ड नहीं है, ठीक है ना। आपको सवाल निकालने की कला सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। डिटेल तो इनकी थ्योरी है जिसको आराम से पढ़ना होता है, और एक एक शब्द z1 प्लस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस को मल्टीप्लिकेशन की रिप्रेजेंटेशन आर्गन प्लेन पे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब वेक्टर से रिलेट किया जाता है। पर अब वक्त के अनुसार काम करना है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड है, जहां पे z1 z2 फिक्स्ड है, तब भाई z का लोकस, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, z कह रहा है मेरी दूरी z1 से और z कह रहा है मेरी दूरी z2 से, z का है मेरी दूरी z1 से और z का है मेरी दूरी z2 से सेम है। तो इसका मतलब z जो है, ये मान लीजिए z1 है, ये z2 है, बीच में z हो गया, z का है मेरी डिस्टेंस z1 से, मेरा डिस्टेंस z2 से सेम है। इसका मतलब z को अगर ऐसे 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 सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चलाएंगे तो उसका दूरी z1 से उसकी दूरी z2 से हमेशा सेम रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, z का लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट z1 एंड z2, लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। और मेरे भाई बंधुओं, सपोज कीजिए कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 थीटा है, तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो आप लोगों को आनी चाहिए। ये आर्गन प्लेन है, मान लीजिए ये पॉइंट z1 है, जैसा मैंने कहा कि इसको वेक्टर से ट्रीट किया गया, अब मैं इसको कहूंगा ये z1 वेक्टर है और ये z2 वेक्टर हो गया हमारा, मान लीजिए ये, ठीक है जी। अब z1 का आर्गुमेंट ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी, और z2 का आर्गुमेंट हमारे पास ये हो गया। तो भाई मेरे को क्या दिया गया, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज थीटा। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आर्गुमेंट को डिवीजन पर बांटते हैं तो बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाती है, तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दिस इज थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 तो हो गया हमारे पास ये आर्गुमेंट ऑफ z1 स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अल्फा है, और आर्गुमेंट ऑफ z2 हमारे पास ये है, ये बीटा है। तो यानी अल्फा में से बीटा माइनस किया तो ये बीच वाला एंगल आ गया है ना, यानी ये जो थीटा है ये बीच वाला एंगल हो गया। तो अब हम इसको करते हैं स्टडी। देखिए, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे और उसका आर्गुमेंट लेंगे तो
आपको क्या आपने सोचना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल आया है और उस एंगल को मेजर करने की एक कला होती है, कन्वेंशन होती है। ये तजर्बे से ही पता लगती है जो मैं कह रहा हूं, आप उसको नोट कीजिएगा। नीचे वाले से शुरू करना है और ऊपर वाले पे खत्म करना है, मतलब नीचे से आपका क्या कहते हैं टेल होगी और ऊपर पर टिप होगी। तो मेजर करने का स्टाइल क्या है, Z2 से शुरू करना है और Z1 पे खत्म करना है, इस तरह से मेजर करना है। तो एक मैं एग्जांपल लूं जरा। सपोज कीजिए आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इज -60 डिग्री और हम इसको ज्योमेट्रिकली आर्गेंट प्लेन पे समझना चाहते हैं। तो देखिए एक बात तो आप याद कीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गेंट प्लेन पे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उनको जोड़ता हुआ वेक्टर आता है। ठीक है जी। तो भाई मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक कलर चेंज कर लें, यहां से माइनस कॉमन लूं तो Z1 माइनस Z, नीचे से भी माइनस कॉमन लूं तो Z2 माइनस Z, वो माइनस कट गया। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पॉइंट Z2, इधर लेते हैं Z और इधर लेते हैं Z1। Z1 माइनस Z का क्या मतलब, Z1 और Z को जोड़ता हुआ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Z1 की तरफ है। Z2 माइनस Z का क्या मतलब, Z2 और Z को जोड़ता हुआ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Z2 की तरफ है। और क्या कहा गया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें और आर्गुमेंट लें तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच का एंगल आता है। और मेजर करने का स्टाइल बताया था कि नीचे से शुरू करना, मतलब Z2 माइनस Z से शुरू करना और ऊपर पर खत्म करना, मतलब Z1 माइनस Z पे खत्म करना। ये देखिए कैसे चल रहे हैं आप, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होगा, तो ये एंगल है -60 डिग्रीज। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेरी सिनेरियो। Okay, you are getting this. You will get habitual when in the next lecture I will deal with the questions. इनको questions में जब इस्तेमाल करेंगे तो इन बातों की आदत पड़ जाएगी आपको। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है रोटेशन थ्योरम। इसकी भी एप्लीकेशंस बहुत देखी गई हैं। तो रोटेशन थ्योरम क्या कहती है, देखिए सपोज कीजिए ये सिनेरियो है, यहां पे Z1 है, यहां Z है, ये Z2 है, ये Z2 माइनस Z वेक्टर हो गया, ये Z1 माइनस Z वेक्टर हो गया। और मैं चाहता हूं कि इस वेक्टर को रोटेट करके, कोई रोटेट नहीं हो रहा, बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बोलने का अंदाज है, इसको रोटेट करके इसके ऊपर ले आए और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है जी। अब रोटेशन थ्योरम क्या कहती है कि जिसको रोटेट किया, किसको रोटेट किया, Z1 माइनस Z को, वो नीचे, जिसके ऊपर रोटेट किया Z2 माइनस Z वो ऊपर, दोबारा जिसको रोटेट किया वो नीचे, जिसके ऊपर रोटेट किया वो ऊपर, इक्वल टू इसका मॉड Z2 माइनस Z का मॉड, ऊपर वाले का मॉड डिवाइडेड बाय नीचे वाले का मॉड, इनटू e रेज टू द पावर आयोटा, जिस एंगल से रोटेट किया, किस एंगल से रोटेट किया, थीटा। एंगल को पॉजिटिव लीजिएगा अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल को नेगेटिव लीजिएगा अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो ये है रोटेशन थ्योरम। सवालों में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। अभी तो आप दोबारा सुनिए कि जिसको रोटेट करना है वो नीचे, जिसके ऊपर रोटेट करना है वो ऊपर, इक्वल टू इसका मॉड डिवाइडेड बाय इसका मॉड इनटू e रेज टू द पावर आयोटा, जिस एंगल से रोटेट किया है। एंगल को पॉजिटिव लीजिएगा अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल को पॉजिटिव लीजिएगा अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल को नेगेटिव लीजिएगा अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है। यू आर गेटिंग दिस नाउ स्टूडेंट्स। कमिंग ऑन टू वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 और Z3 और ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं,
Point Z1, Z2, Z3 are representing vertices of an equilateral triangle. Then a very important result is Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 into Z2 plus Z2 into Z3 plus Z3 into Z1. बेहद 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टिप देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अगर आप कभी किसी तरह से फंस गए तो क्या कीजिए, आर्गेंट प्लेन को कार्टेशियन में ले आइए, मतलब जो आयोटा है उसको रिमूव कर दीजिए, एक्स और वाई में खेलना शुरू कर दीजिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। इसकी रेलेवेंस भी, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, इसकी रेलेवेंस भी हम सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चंस डील करेंगे। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें मैंने थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रैक्टिकलिटी जो है, सारी थ्योरी नहीं है ये, जस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे सवाल बनेंगे, वो आपको सिखाई है। ठीक है ना। यू गो थ्रू दिस लेक्चर, एक एक शब्द याद कीजिए, जब अगला लेक्चर आएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे तो आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।